नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के, अभी पीछे भर्ती आ ही गई है। होपफुली सभी ने फॉर्म भी भर दिया होंगे, लेकिन उसमें जीएस वाला जो पोर्शन है वो मैं आपके साथ करा ही रहा हूँ, तो उसमें आज सेकंड क्लास मेरी रहेगी। इससे पहले मैथ मोनू सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, अभी 1 महीने तो समथिंग उन्हीं से कराया जाएगा, क्योंकि जैसे ही ट्रेनिंग के बाद सचिन सर आते हैं तो फिर वो सचिन सर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब आपने वो क्लास देख ली होंगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इतिहास को जानने के स्रोत। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास के कौन-कौन से स्रोत थे, वो पहली क्लास थी। ठीक है, चाहे अब मैंने उसमें बताया था, धार्मिक साहित्य भी बताया था और आपको धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी बताया था। दूसरा अभिलेख भी, पुरातत्व अभिलेख बताए थे, जिसमें अभिलेख आ जाते हैं, सिक्के आ जाते हैं, मोहरें आ जाती हैं, मृदभांड आ जाते हैं, वो सारी चीजें आती हैं। तो वो मैं आपको पहले इतिहास को जानने के सारे स्रोतों में बता चुका हूँ, चाहे वो विदेशी यात्री वृत्तांत रहे हों। ठीक है, अब हमारी सेकंड क्लास रहेगी। सेकंड क्लास में जो प्राचीनतम सभ्यताएं थी उनको लेकर के चलेंगे, एक एक करके। पहले एक सभ्यता को पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा वैदिक इरा को पढ़ लेते हैं, वैदिक संस्कृति को लेकर के। तो चलिए बिना देर किए हुए देखिए, 1 मिनट। प्राचीनतम सभ्यताएं, कुछ प्राचीनतम सभ्यताएं रही हैं जिनके बारे में अभी हमें पढ़ना है, प्राचीनतम सभ्यताओं में 2 सभ्यता। एक तो सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे हम, बहुत इंपोर्टेंट है सिंधु सभ्यता, और सवाल भर भर के पूछा जाता है इससे, तो आप निश्चिंत रहे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का और हिस्ट्री का कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा, ये गारंटी है। सिंधु सभ्यता। दूसरा पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता। तो आज मैं आपको ये 1 से 2 क्लासों में ये मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो सिंधु सभ्यता, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता का विस्तार जानेंगे, इसका एक्सपेंशन जानेंगे, कहां से कहां तक थी सिंधु सभ्यता। मैं केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा जो इंपोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता को पहले तो हम बांट लेते हैं, इसका एक्सपेंशन देखते हैं। एक्सपेंशन कहां से कहां तक है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ में मांडा, मांडा जे&के में पड़ता है। जे&के मतलब जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ईस्ट में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, ये यूपी में पड़ता है, मेरठ। ठीक है, साउथ में सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, और दक्षिण में दयमाबाद। ठीक है, अब इतना तो सभी को पता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, एमएच में। ये पाकिस्तान वाले रीजन में पड़ता है, पाकिस्तान और ईरान अफगानिस्तान वाली बाउंड्री है। इतना तो सभी को पता है कि इसका नॉर्थ से साउथ ये है और वेस्ट से ईस्ट ये है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में फंसाने के लिए वो आपको नदियों से नदियों का विस्तार पूछ लेगा। तो मांडा इधर चिनाब नदी के, चिनाब नदी से लेकर के इधर कौन सी? प्रवरा, प्रवरा नदी है, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी, इसकी सहायक नदी इससे लेकर के, और इधर हिंडन नदी से लेकर के, हिंडन नदी से लेकर के, और इधर दास्क, दास्क नदी तक का इसका विस्तार है। ठीक है, अब अगर ये भी पूछा जाए क्वेश्चन में कि सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो किस तरीके से था, तो आप इसको कर सकते हैं त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का जो आकार था त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल भी पूछ ले कई बार, तो क्षेत्रफल में हम आ जाते हैं। क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख, 12,99,900 कुछ, 12,99,000, इतना ही समझ लो, या 900 समथिंग, लगभग 13 लाख कह सकते हैं हम, लगभग 13 लाख। अब आते हैं हम इसके ऊपर। देखिए, नंबर 1 तो इसकी समकालीन सभ्यता है। इसकी समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता इसकी समकालीन सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, हालांकि मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके कुछ पहले की थी। ठीक है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब आती है फिर चीन की सभ्यता, ये बाद की सभ्यता है इसके, ये बाद की है। ठीक है, ये बाद की है।
ये समकालीन है, समकालीन। हालांकि मैं विश्व इतिहास जब पढ़ाऊंगा उसमें मैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा उसमें। चीन की सभ्यता के बारे में हमें अभी कुछ पढ़ना नहीं है। मिस्र की सभ्यता के नील नदी के किनारे पर बनती। अच्छा, आप कहेंगे कि सभ्यता वर्ड, सभ्यता किसी भी राष्ट्र की, किसी भी स्थल की सभ्यता वहीं पर होगी जहां पर किसी नदी के किनारे पर ही पनपेगी सभ्यता। क्योंकि प्राचीन काल में या आधुनिक काल में देख लो तो लोग कहां जाकर के बसे थे, जहां बेसिक नीड क्या होती है हमारी, जल। और जब हमें जल ही नहीं मिलेगा तो हम कहां जाएंगे। पहले ये तो था नहीं कि समर करा लिया जाकर के पानी खींच लेंगे, नल, इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, लोहे का आविष्कार नहीं था, तो किससे नदियों से पानी लेते थे। तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, तो नदियों के ऊपर। ठीक है, तो सारी सभ्यताएं, विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसके, किसी ना किसी नदी के किनारे पर पनपी। ठीक है, अब ऐसे आते हैं हम सिंधु सभ्यता, इसको सिंधु सभ्यता क्या बोलते हैं। आइए अब हम आते हैं सिंधु सभ्यता या इस इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता कह लो, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, पहले तो ये सिंधु नदी के किनारे पर थी, सिंधु नदी के किनारे पर थी। ठीक है, इसका प्राचीनतम स्थल कौन सा था, कहां पर खोजा गया, किसने खोजा, उसके पीछे के एक फ्लैशबैक में अब हम चलते हैं। बात थी 1826 में। 1826 में क्या था कि एक पर्सन थे कनिंघम। कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का, एक अंग्रेज अधिकारी थे कनिंघम, ये अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने एक हड़प्पा शहर का दौरा किया और वहां पर एक टीले को देखा, और उस टीले को देख करके इन्होंने पता लगाया कि यहाँ पर कोई ना कोई एक बड़ा युद्ध हुआ होगा। और यह भी अंदाजा लगाया गया कि जो पौरस, राजा पोरस के और सुदास के बीच में युद्ध हुआ था, ये उसी के अवशेष हैं, ऐसा पता लगाया गया। लेकिन बात 1826 तक ही नहीं रुकी, बात आती है फिर 1853 में, 43 के आसपास में वैसे, लेकिन 53 पे पहुंचेंगे हम, क्योंकि दो भाई थे विलियम ब्रेंटन बंधु बोल देते हैं हम, ब्रेंटन बंधु। ठीक है, देखिए ब्रेंटन बंधु, ये क्या थे, ये कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे एक तरीके से। इनको ठेका दे दिया गया रेल लाइन बिछाने का, मुल्तान से कराची, मुल्तान से कराची। तो जब इन्होंने उस टीले पर से इन्हें रेल लाइन बिछानी थी, तो वहां पर किस चीज की आवश्यकता थी, ईंटों की। तो इन्होंने हड़प्पा शहर के जो टीला था वहां से ईंटों खुदाई की, तो उसमें से ईंटें निकली, पकी हुई ईंटें। तो इन्होंने पहली बार वो ईंटें एक विशेष आकार की थी, बड़ी थी, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई सभ्यता रही है। ठीक है, अब इतने के बाद में और इतनी विशाल मात्रा में ईंटें निकली कि मुल्तान से कराची तक की 2 बार सड़क बनाई जा सकती थी, इतनी ईंटें थी, लेगी जनता। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम हड़प्पा की। फिर 1862 के आसपास में भारतीय अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी 1862 के आसपास में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, और इसके जो डीजी बना दिए वो बना दिए जनरल कनिंघम। अभी तक चल रहा था खोज वो वगैरह ऐसी ही हो रही थी, कहीं पर कोई टीला मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, ये नहीं था कि ये कोई एक सभ्यता है। अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है कि हाँ कोई एक सभ्यता खोजी गई है। इतने में आ जाता है एक बक संकट। एडवर्ड बक थे, उनके टाइम पीरियड पर जब यहाँ पर गवर्नर थे, तो उनके टाइम पर क्या हुआ कि इस विभाग को बंद कर दिया गया। ठीक है, ये बंद पड़ा रहा 1889 तक, सॉरी हाँ 99 तक। 99 में आ जाते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने इस विभाग को फिर से स्टार्ट कर दिया, और इसका डीजी बना दिया, कौन थे डीजी, मार्शल, सर जॉन मार्शल। मार्शल को बना दिया, और मार्शल को 2 सहयोगी और दे दिए, राय बहादुर दयाराम साहिनी और दूसरा राय बहादुर दयाराम साहिनी, और एक राखलदास बनर्जी। क्योंकि हमारे देश का बंटवारा तो हुआ नहीं था उस टाइम पे, सब एक ही था। तो हड़प्पा, मोहनजोदारो ये सब भारत में ही थे। ठीक है, अब इन्होंने जब खोज की तो
तो इन्हें सफलता मिलती है 1921 में जाकर के, 1921 में। सबसे पहले आर.डी. साहिनी ने, आर.डी. साहिनी मतलब समझ जाना, राय बहादुर दयाराम साहनी, 1921 में इन्होंने हड़प्पा शहर की खोज की, हड़प्पा, और ये कहा कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई एक सभ्यता रही थी अब से 3000 साल पहले, वरना इस टाइम तक जब 1921 में इसकी खोज हुई उससे पहले तक हम अपना जो इतिहास मानते थे वो वैदिक संस्कृति से 1000 BC से मानते थे, लेकिन मार्शल ने हमें 3000 साल पहले ले जाकर के छोड़ा, ठीक है, क्योंकि एक सभ्यता नहीं खोज की, और उस सभ्यता का जब कार्बन डेटिंग से पता लगाया तो पता लगाया जो परिपक्व हड़प्पा चरण था वो 2350 BC से लेकर 1750 BC कब था, ये परिपक्व हड़प्पा चरण, ध्यान रखना। हड़प्पा ऐसा नहीं है कि एक साथ ही आकर के खड़ी हो गई और फिर से धीरे धीरे चलना, और ये इसका पीक पॉइंट था, इससे लेकर के इस टाइम तक ये पीक पॉइंट पर रही थी, ठीक है। ऐसा कार्बन डेटिंग पद्धति से बताया गया, कार्बन डेटिंग C14 होती है, और उसमें 50 प्लस 50 माइनस चल जाता है, कहीं पर 2300 से मिल जाएगा 1800, या कहीं पर मिल जाएगा 2400 से लेकर के 1800 या 1700 ऐसा मिल जाएगा, तो 50 ऊपर नीचे चलता है कार्बन डेटिंग में। वैसे एग्जिट जो है ये 2350 से लेकर के 1750, एनसीईआरटी जो कहती है वो 1900 तक कहती है, 2300 2500 से लेकर के 1900 तक भी बताती है एनसीईआरटी, ठीक है। बट आपको एग्जिट जो मानना है वो ये है, कार्बन डेटिंग से ये पता चल लगा है। तो 1921 में आर.डी. साहिनी ने खोज की, 1922 में आ जाते हैं हमारे कौन, आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी, 1922 में इन्होंने किसकी खोज की, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। अब ये दोनों ही शहर कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इस दोनों शहरों को खोज करने से दुनिया के सामने सबसे पहले किसने बताया, किसको बताया, कब बताया, अब बताते हैं। 1924 में एक पत्रिका छपती है, 1924 में सारी दुनिया को पता लगा, क्या, लंदन वीकली, लंदन वीकली एक मैगजीन में एक लेख लिखा, और उस लेख के द्वारा तब सारी दुनिया को पता चला कि एक सभ्यता खोजी गई है भारत में, और उस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पहला स्थल खोजा गया वो हड़प्पा था, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। सिंधु सभ्यता इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये नदी के किनारे पर था। सरस्वती सभ्यता इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये सरस्वती नदी के भी किनारे पर था, और सरस्वती पवित्र नदी थी। क्लियर हो गया ना इतना। तो ये हमारा 1924 में सिंधु सभ्यता के बारे में पता चल गया। अब इसके धीरे धीरे हम क्या करते हैं, एक एक करके कुछ इंपोर्टेंट जो शहर हैं, कहां से क्या क्या चीजें मिली, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले मोहनजोदारो के बारे में ही पढ़ते हैं। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो के बारे में क्या है कि एक तो इनका जो, अच्छा सिंधु सभ्यता इतनी प्रसिद्ध क्यों है, फेमस क्यों है, इसके पीछे का कोई कारण तो रहा होगा। ये अन्य सभ्यताओं से अलग क्यों है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से अलग क्यों है, भिन्न क्यों है, कोई बताएगा। सिंधु सभ्यता इसलिए क्योंकि इनका जो सिटी प्लानिंग था, ड्रेनेज सिस्टम था, वो किसी अन्य सभ्यता में नहीं मिलता, आज का भी नहीं है। आज के कुछ शहर बसे हैं इसी सभ्यता के आधार पर, जैसे कि इंडिया का देखो तो चंडीगढ़, जयपुर, ये इसी सिविलाइजेशन पर है, या आप नोएडा में देख सकते हैं, ग्रेटर नोएडा इसी उस पर है। अगर विश्व में देखो तो पेरिस, पेरिस ऐसा शहर है कि इसी सभ्यता के आधार पर बना हुआ है, जो मोहनजोदारो। तो ये क्या था कि सबसे पहले तो इनका प्लानिंग दो तरीके से था। आमतौर पर क्या था कि घर जो थे, एक ऊपर था एक नीचे था, ठीक है। इसे बोलते थे दुर्ग क्षेत्र, इसे बोलते थे दुर्ग क्षेत्र, और इसे बोलते थे गढ़ी क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र, ठीक है। दुर्ग क्षेत्र क्या था, ये एलीट क्लास के लोग रहते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एलीट क्लास के लोग रहते थे। एलीट का मतलब है अमीर लोग, क्योंकि सामाजिक भेदभाव तो था। इसी चीज यहां से पता चलती है कि उन लोगों में सामाजिक भेदभाव था। हाँ, सामाजिक भेदभाव था। कैसे, क्योंकि यहाँ पर अपर क्लास के लोग रहते हैं और यहाँ पर लोअर क्लास के लोग रहते हैं, ठीक है।
राजा टाइप के यहाँ पर रहते हैं। दूसरी चीज, इनमें एक और शहर है ऐसा, मैं बताऊंगा आगे चल के, कि वो 3 क्षेत्रों में मिला है, दुर्ग क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और गढ़ी क्षेत्र, वो धौलावीरा। क्वेश्चन आता है, चलो अभी नोट कर लो। ये एकमात्र ऐसा शहर, एकमात्र साइट लिख लो जो 3 भागों में है, 3 भागों में विभाजित है, लिख लो साथ के साथ, ये वो है आपका धौलावीरा। ठीक है। दुर्ग क्षेत्र उसमें क्या है कि यहाँ पर है, इसे बोलते हैं मध्य क्षेत्र। ठीक है। अब आपको एक और बता दूं, ये क्या था, ये किला बना दिया जाता था, फोर्टिफिकेशन भी किया गया था। अगर सिटी प्लानिंग को देखेंगे तो फोर्टिफिकेशन था, यानी चारों तरफ दीवार थी। ठीक है। आज आप ग्रेटर नोएडा में जाकर के देखेंगे ना, तो जितने भी सेक्टर हैं उनके चारों तरफ दीवार से वो सेक्टर बाउंडेड है। ठीक है। दूसरा, सड़कें समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटने का मतलब जानते हैं, जैसे ये रोड है तो ऐसे काटेगी। ठीक है। इधर चौराया आ गया, फिर इधर चौराया आ गया, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे आ गया। ये ग्रेटर नोएडा में भी आज ऐसे ही है, ये सर्किल। चंडीगढ़ में जाकर के देख लो, ये यहाँ गोल चक्कर बोल देते हैं, जैसे इधर से आओगे, इधर जाना है तो ऐसे सर्किल से जाओ, ऐसे चले जाओ, इधर सीधे जाना है तो फिर ऐसे सर्किल से जाओ, सीधे चले जाओ। ठीक है। इस तरीके से तो सड़कें समकोण पर काटती थी। दूसरी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सड़कें जोड़ने वाली थी ना, मुख्य सड़क से जुड़ती थी, वो सड़कें छोटी थी और अंदर उन घरों के पीछे की तरफ जाकर के खुलती थी, या हम ऐसा कह सकते हैं कि घरों के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। अब कहेंगे सर घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे तो जाते कैसे थे? देखिए, घरों के दरवाजे पीछे की तरफ थे। पीछे की तरफ का मतलब है कि मुख्य सड़क की तरफ नहीं थे, पीछे की तरफ खुलते थे। प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता था। प्राइवेसी, अब आप कहेंगे प्राइवेसी का कैसे ध्यान रखा जाता था, उसके बारे में भी अब हम बताते हैं। देखिए, ये सेक्टर बना हुआ है, ठीक है, दुर्ग क्षेत्र है या गढ़ी क्षेत्र है, तो इसमें यहां पर घर है। ठीक है। ये इसके बराबर में से सड़क गई है, तो इस घर का जो गेट होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं बताता हूं, ये सेक्टर है कोई। ठीक है। आज के उसमें सेक्टर के परिभाषा में करके बता रहा हूं, बाकी ऐसा सेक्टर उस टाइम पर नहीं था। ये घर है, तो इस घर का गेट जो होगा वो इधर की तरफ, ये मेन रोड है, इसकी तरफ नहीं खुलेगा। इस मेन रोड से एक लिंक रोड होगी जो अंदर की तरफ जाएगी, और इस रोड से ये कनेक्टेड है, तब ये यहां पर जाकर के खुलेगा इसका दरवाजा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। तीसरा, ड्रेनेज सिस्टम क्या था कि छोटी जो नालियां थी, छोटी नालियां बड़े नालों से मिलती थी। बड़े नालों से मिलती थी, और वो नाले क्या थे? शहर से बाहर पानी को, और सारी क्या थी? ढकी हुई नालियां मिली हैं। जैसे आज का सीवर सिस्टम है ना, ढकी हुई नालियां मिली हैं। ठीक है। छोटी नालियां बड़े नालों से मिलती थी, बड़े नाले शहर से बाहर पानी को छोड़ देते थे, और ये सारी नालियां कैसी मिली हैं? ढकी हुई नालियां मिली हैं। एक और मैं बता दूं, नालियां पक्की ईंटों की, चाहे मकान कच्चे ईंटों के मिलेंगे आपको, एक दो शहर ऐसे हैं जहां पर मकान कच्ची ईंटों के हैं लेकिन नालियां पक्की ईंटों की हैं, या लोथल में आप देखेंगे तो लकड़ी की नालियां मिली हैं। ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम की तरफ उनका कितना ध्यान था, आप इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है। यानी एक तरह से वेल सेटल्ड प्लानिंग था उनका। ठीक है। अब आते हैं हमको कौन सी चीज कहां से क्या क्या मिली है। देखिए, पहले हम मोहनजोदाड़ो ले लेते हैं, इसको ही पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो। ठीक है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीजें मिली है पूछा जाता है। एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है,
एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी एक डांसिंग गर्ल। ब्रॉन्ज। और हाँ, ध्यान रखना, इन लोगों को ब्रॉन्ज का पता था कि ब्रॉन्ज कैसे बनाया जाता है। 85% टिन और 15% कॉपर वगैरह मिलाकर के कैसे बनाया जाता है, तो वो भी इनको ज्ञान था। लोहे का आविष्कार नहीं था, ठीक है। एक इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। एक इनको क्या, एक यहां से क्या चीज नहीं मिली है हमें, केवल मोहनजोदड़ो नहीं, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में आपको कहीं पर भी वेपन देखने को नहीं मिलेगा। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर आपको वेपन देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये लोग कैसे थे, शांति प्रिय लोग थे, ठीक है। एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। दूसरा, एक अन्नागार मिला है, अन्नागार। एक स्नानागार मिला है। स्नानागार जानते हैं, बाथ टैंक कह सकते हैं, टब, ठीक है। अन्नागार यानी फूड स्टोरेज के लिए मिला है। और हमें क्या मिला है, एक स्टेडियम भी मिला है, लेकिन स्टेडियम तो कई जगह से भी मिला है, और भी जगह से मैं बताऊंगा यहाँ से और क्या क्या चीजें मिली है। हाँ, 700 कुओं का, 700 कुओं का स्नानागार मिला है, यानी एक घर, हर घर में कुएं थे। और मोहनजोदाड़ो से ऐसा कहा जाता है, मोहनजोदड़ो से, कि 700 कुएं मिले हैं, हर घर में कुआं था, ठीक है। दूसरा, और लोगों, शवों को जो दफनाने की प्रथा थी, शवों को दफनाने की और जलाने की दोनों थी, दफनाने और जलाने के साक्ष्य मिले हैं। और हाँ, चावल की भूसी, चावल की भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं, कई और जगह से भी मिले हैं, ठीक है। गाय, भैंस, इन सब के, बैल, इनके साक्ष्य मिले हैं। कुत्ते का भी साक्ष्य मिला, एक व्यक्ति के साथ में कुत्ता भी दफनाया गया, यहाँ से मिलता है हमें मोहनजोदाड़ो से। तो जो मेन मेन चीजें हैं वो मोहनजोदाड़ो की यही हैं, ठीक है, जो मिली हैं। अब हम चलते हैं, आप, मैं वही बता रहा हूं यहाँ पर, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें मिली हैं, जो सारी कॉमन चीजें जहां जहां पर मिली है वो मैं नहीं बता रहा, कोई स्पेशल कहीं से कुछ चीज मिली है उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो अस्थि पंजर मिले हैं, ठीक है। और जो इलीट क्लास के सब हैं जो दफनाए गए हैं, तो उनके साथ में क्या मिला है कि बर्तन, एक पुरोहित की मूर्ति भी मिली है, ठीक है। एक दर्पण भी मिला है, तांबे का, कांसे का, तो ऐसा भी है, वो सारी चीजें मिली है। मैं वही बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हड़प्पा। हड़प्पा से सिर्फ पकी हुई ईंटें, सॉरी, हड़प्पा से पकी हुई ईंटें, हड़प्पा, बाकी सारी चीजें सेम मिली है। यहां से एक चीज लगा लेना, पकी हुई ईंटें, ईंटें मिली हैं, ठीक है। उस्तरा वगैरह मिला है, एक उस्तरा, ठीक है। और भी कई सारी चीजें मिली हैं। हड़प्पा से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि हड़प्पा ज्यादातर क्या था कि जब हड़प्पा को डिस्कवर किया गया, उस हड़प्पा के को लोग खोद करके ले गए, खुदाई करके ले गए उसकी ज्यादातर। कुछ चीजें मिली हैं अभी भी जो संरक्षित हैं, कहाँ, वो पाकिस्तान में है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कहां से पूछा जाता है, एक आता है सुतकांगेडोर, सॉरी, सुतकांगेडोर से पहले हम पढ़ते हैं धौलावीरा, या लोथल को पढ़ लो। लोथल से क्वेश्चन पूछा जाता है, लोथल। लोथल पहले तो कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में। और हाँ, एक और चीज, सबसे ज्यादा स्थल जो खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं, सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, स्टार कर लेना, ये सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, गुजरात में खोजे गए हैं। और स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, वो रोपड़ है, जो कि पंजाब में पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो के बाद, या ऐसा कह सकते हैं भारत में सबसे बड़ा स्थल, भारत में
खोजा गया सबसे बड़ा स्थल, खोजा गया सबसे बड़ा स्थल वो है आपका राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा हिसार में पड़ता है, राखीगढ़ी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, ये तीनों चारों आपको पता होनी चाहिए, ये भी पूछाएगा और ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब लोथल के बारे में पढ़ते हैं। लोथल, पहली बात तो ये कि लोथल क्या था। लोथल एक बंदरगाह था, बंदरगाह था। यहां से एक नाव के साक्ष्य मिले, जिससे क्या पता चलता है, जिससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया से इन लोगों का व्यापार था, मेसोपोटामिया से इन लोगों का व्यापार था। मेसोपोटामिया को मेलुहा शब्द का भी प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना, मेलुहा, वर्ल्ड हिस्ट्री में बताऊंगा मैं हालांकि। ठीक है, तो मेसोपोटामिया से व्यापार था। लोथल इनका एक बंदरगाह मिला है, और लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है, नाव मिली है, ये सब चीजें हैं, सीप वगैरह। लोथल से इतना ही पूछेगा, कांस्टेबल में तो इतना ही पूछेगा, बाकी तो बताने के लिए तो इसमें इतना डीप है कि पूरा 2 घंटे की क्लास चली जाएगी लोथल को पढ़ने के लिए, क्या क्या चीजें मिली हैं। ठीक है, अब आते हैं कालीबंगा, एक वो भी है कालीबंगा। कालीबंगा से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। इसका मतलब क्या होता है कालीबंगा का, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। ठीक है, तो कालीबंगा से क्या क्या चीजें मिली हैं हमें। एक तो अग्नि कुंड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, अग्नि कुंड मिले हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज ऐसे 7 अग्निकुंड ऐसे मिले हैं सीक्वेंस वाइज। ठीक है, अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगा से। हाँ, दोहरे जुते हुए खेत, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले। इससे ये भी पता चलता है कि दोहरी फसल भी होती थी वहां पर, दोहरी फसल भी एक साथ करते थे, दोहरी फसल भी वो एक साथ करते थे, दोहरी फसल के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और दोहरी फसल कैसे, हल के साक्ष्य भी मिले हैं, हल, और एक मिट्टी के हल का साक्ष्य, ये कुछ फंसा देगा। खिलौना गाड़ी या मिट्टी के हल का साक्ष्य कहां से मिला है, वो बनावली से मिला है, हरियाणा हिसार से। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको याद रखना है। और शवाधान, भी मिला है। शवाधान में क्या था, कीमती जो मन के मोती वगैरह वो थे, वो भी इनके साथ में, शवों के साथ में दफनाए गए, यहाँ पर मिलते हैं। और कालीबंगा को एक और मैं बताता हूँ, सॉरी, कालीबंगा में शवाधान के साथ कुछ नहीं मिला है, कालीबंगा में शवाधान के साथ कुछ नहीं मिला है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती कहा जाता है कालीबंगा को। ठीक है, और है आपका कालीबंगा से रिलेटेड यही था। अग्निकुंड का पूछेगा, दोहरे जुते हुए खेत पूछेगा, दोहरी फसल के साक्ष्य पूछेगा, तो वो सारे कहां से मिले हैं, आपको कालीबंगा से ही मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और इंपोर्टेंट एक धौलावीरा, धौलावीरा क्या है, ये भी गुजरात में है धौलावीरा। और धौलावीरा में ये तीन भागों में विभाजित, तीन भागों में विभाजित है। 3 भाग कैसे, और तीनों का फोर्टिफिकेशन है, फोर्टिफिकेशन यानी दीवार की हुई है, फोर्टिफिकेशन का मतलब दीवार की हुई है। ठीक है, और धौलावीरा भी क्या था, एक धौलावीरा एक बंदरगाह, धौलावीरा भी। ठीक है, और धौलावीरा में बस यही पूछेगा, लकड़ी की नालियां मिली हैं धौलावीरा से। ठीक है, जो नालियां हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, वो लकड़ी, और मकान कच्ची ईंटों के मिले हैं धौलावीरा में, मकान कच्ची ईंटों के मिले हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम
धौलावीरा हो गया। दूसरा एक और पूछेगा क्वेश्चन आपसे, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो में क्या था, ये यहाँ पर क्या मिलता है, मोती मनके ये बनाने के साक्ष्य मिले हैं, या कारखाना मिला है मोती या मनके का कारखाना, मोती मनके बनाने का कारखाना मिला है चनहुदड़ो से। और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, ठीक है। तो मैंने मोटे मोटे जो भी था, और कालीगंगा हो गया, भारत में तो और भी बहुत सारे स्थल मिले हैं, तो ये ज्यादातर इंपोर्टेंट यही है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, अब चलते हैं हम अगली क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद।